हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 24 जुलाई और हम देखने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर थी। तो सबसे पहले तो सीबीआई के बारे में न्यूज़ थी, तो हम ये देख लेते हैं। न्यूज़ वैसे थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई सेटअप कब हुई थी, तो 1963 में एक रेजोल्यूशन पास हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आपको याद रखनी है कि सेट किसके कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी, तो होम अफेयर्स के द्वारा। बाद में हालांकि इसे ट्रांसफ़र कर दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, तो नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में है। इस्टेब्लिश कैसे हुई थी, किसकी रिकमेंडेशन से, तो संथानम कमेटी लाई गई थी, उसके द्वारा ये रिकमेंड हुई थी। सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, याद रखनी है। और पावर कहाँ से मिलती है सीबीआई को, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। अब ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, याद रखनी है आपको। 7 डिवीजन पे काम करती है, तो एंटी करप्शन पे काम करती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस में काम करती है, राइट। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, हवाला, ये सब पे काम करती है। स्पेशल क्राइम डिवीजन पे भी है, काम करती है। पुलिस और कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भी इनकी डिवीजन है। तो ये एक तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये दो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब सीबीआई को डायरेक्ट कौन करता है, तो ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी इसको डायरेक्ट करते हैं, और 2 ईयर की इनकी टेन्योर रहती है। अब 3 ड्रग्स हैं जिन्हें कस्टम ड्यूटी में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, राइट। ये बजट में अनाउंस है, तो वो देख लेते हैं। अब ये क्या ड्रग्स के नाम है वो एक बार देख लेते हैं। तो डुरवेल लोम्ब लुम्ब और ट्रांसटूजुमैब और एक ओशीमेर टिनिब। तो ये तीन है कैंसर ड्रग हैं, याद रखनी है आपको। यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली न्यूज़ में थी ये किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, तो 4 ऑप्शन आपको दे सकती है, ड्रग्स या इन्वेजिव स्पीसीज या फ्रॉग की स्पीसीज या बटरफ्लाई, कुछ भी दे सकती है, राइट। तो रिसेंटली न्यूज़ में है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी फ्रेम करती ही है, राइट। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैंसर ड्रग है, तो इसे याद रखनी है। अब ये हाउसिंग स्कीम के बारे में कि बजट में अभी 10 लाख करोड़ अलोकेट हुए हैं फंड्स, तो हम देख लेते हैं ये स्कीम को। ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, ठीक है, इसमें हुई है, रूरल में नहीं हुई है, याद रखिएगा, अर्बन में हुई है। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अब ये स्कीम की क्या मोटो है कि अर्बन में जो पुअर पीपल रह रहे हैं, राइट, वो अगर होम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट पे उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो ईएमआई बेसिस पे अपनी लोन की रिपेमेंट कर पाए। अब कौन कौन से 3 लोग को इसके अंदर रखा गया है कैटेगरी में, तो वो हम देख लेते हैं। बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा एनुअली नहीं होनी चाहिए, लो इनकम ग्रुप जिसकी 6 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, और मिडिल इनकम ग्रुप जिसकी 18 लाख से ज़्यादा इनकम एनुअली नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन जो बेनिफिशरीज रहेंगे, इन्हीं सब्सिडाइज किया जाएगा इंटरेस्ट रेट पे जो होम लोन की रहेगी। अब एक और ट्राइबल विलेज के लिए एक स्कीम आई है, जो ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, राइट, उनकी सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। तो ये स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमान। 11 क्रिटिकल इन्वेंशंस पे ये फोकस करेगी, और 9 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर है, ये स्कीम के अंदर वर्क करेंगी। अब क्या काम करती हैं, तो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को जो पीवीटीजी एस ग्रुप हैं यानी पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इन्हें इनकी कंडीशन को सुधारने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब ये पीएम जनमान जो है, ये दोनों इसमें दोनों टाइप की स्कीम्स रहेगी, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या, जो पूरी जो फंड रहेगी इस स्कीम में, जो यूज़ होगी, राइट, वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, और सेंट्रली सेक्टर में यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के वहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, ताकि अलोकेशन फंड्स करेगी, ताकि ये स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये एक महाबोधि टेम्पल के रिलेटेड एक न्यूज़ थी, ठीक है,
हम ये देख लेते हैं। अब महाबोधि टेम्पल क्या है, तो ग्रेट अवेकिंग टेम्पल पूछ सकती है यूपीएससी की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेट अवेकिंग टेम्पल। आपको पता होना चाहिए कि महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये। और बुद्धिस्ट टेम्पल है, कहाँ है, तो बोध गया बिहार। कंसिडर किया जाता है कि यहीं पे बुद्धा ने अपनी एनलाइटनमेंट को हासिल किया था, अटेन किया था, ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और न्यूज़ में भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वैसे आपने देखा होगा यूनेस्को के बारे में बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। इवन दो 2024 में भी यूनेस्को ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब हम ये देख लेते हैं कि जो कफ सिरप्स हैं वो फेल हो गए क्वालिटी पास होने में, क्वालिटी टेस्ट में। अब ये किसने कहा, तो CDSCO, इसके बारे में देख लेते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। अब ये इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस है, इसे रेगुलेट करती है। तो याद रखनी है, ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स को कवर नहीं करती है, कॉस्मेटिक्स भी है और मेडिकल डिवाइस भी है। अब CDSCO के अंदर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, राइट, जो इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, राइट, जैसे फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट करते हैं। और ये किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बॉडी है। अब GM मस्टर्ड के रिगार्डिंग अभी कुछ वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो हम देख लेते हैं कि GM जो मॉडिफाइड जो रहती है क्रॉप्स, राइट, उसे अप्रूवल कौन देता है, तो वो देती है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC। तो यही ऐसी जो क्रॉप्स रहती है, जैसे मस्टर्ड, GM मस्टर्ड हो गई, या और जेनेटिकली जो भी इंजीनियर्ड जो भी क्रॉप्स है, उनकी अप्रूवल इंडिया में इनके द्वारा दी जाती है। तो क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखनी है। कंस्टिट्यूट कैसे हुई थी, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा। अब काम और फंक्शन किसके अंदर करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर है, आपको याद रखनी है। और क्या करती है, बॉडी रेगुलेट करती है यूज़, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म एंड सेल इन इंडिया। तो ये भी एक अलग से फंक्शन है इनकी, आप इसे एक बार ध्यान में रखें। अब जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, राइट, ये अभी अटेंड करने वाले हैं एशियन और क्वाड की मीटिंग को इस वीक। तो हम देख लेते हैं ये दोनों बॉडी, आसियान और क्वाड दोनों को। तो आसियान क्या है, द एसोसिएशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इट इज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 स्टेट इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये आपको याद रखनी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन दोनों हैं, और 10 स्टेट है इसमें साउथ ईस्ट एशिया के। अब एशियन वॉज क्रिएटेड ऑन अगस्त 1967 बाई 5 कंट्री, आपको याद रखनी है 5 कंट्री के द्वारा ये इसको क्रिएट किया गया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। हेडक्वार्टर्स का है, तो जकार्ता, इंडोनेशिया। याद रखनी है आपको ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे मैं आपको बता दूँ, इंडिया इसकी मेंबर नहीं है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की बात की जा रही है, और 10 ही स्टेट्स हैं। अब देख लेते हैं 10 कौन कौन सी इसकी मेंबर हैं आसियान के। तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। आपको याद रखनी है कि 10 मेंबर हैं, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री की बात की जा रही है, इंडिया मेंबर नहीं है, राइट। हेडक्वार्टर्स कहाँ है हेडक्वार्टर्स, तो जकार्ता, इंडोनेशिया। अब क्वाड के बारे में थी, तो उसे देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD, कॉमनली नोन एज द क्वाड। ये क्या है, तो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। अब ये डायलॉग है, आपको याद रखनी है, सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है, ये वो कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में ये डायलॉग है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। अब ये डायलॉग की इनिशिएट किसने किया था, कौन सी कंट्री ने, तो 2007 में जापान ने इस डायलॉग को इनिशिएट किया था। ड्यूरिंग 2017 आसियान समिट इन मनीला, ऑल 4 फॉर्मल members, Australia, India, US, agreed to revive the quadrilateral alliance in order to counter China military and diplomacy in the Asia Pacific region। तो ये तो बात सबसे पहले डायलॉग की कब हुई थी, तो 2007 में जापान के द्वारा, राइट। पर बाद में आप देख सकते हैं कि 10 साल बाद जब आसियान समिट हुई थी मनीला में,
वहाँ पे ये चारों फॉर्मर मेंबर्स ने मीटिंग वहाँ पे करी थी। तो उन्होंने सोचा कि इस जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, चाइना की प्रोमिनेंस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, राइट, इंडो पैसिफिक रीजन में, तब ये बॉडी को रिवाइव किया गया। तो हम देख सकते हैं कि काउंटर चाइना की मिलिट्री और डिप्लोमेटिकली जो भी है इन इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए बॉडी को लाई गई थी। अब निपा से रिलेटेड है, 17 और केसेस मिली हैं, राइट। तो निपा वायरस क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। सिम्टम्स क्या है निपा वायरस के? तो फीवर, कफ, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कन्फ्यूजन, ठीक है। अब ये डीएनए टाइप वायरस है या आरएनए टाइप वायरस? तो आपको पता होनी चाहिए ये आरएनए टाइप वायरस है, आरएनए वायरस है। अब स्प्रेड डायरेक्टली कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड सोर्स, ठीक है। इन्फेक्टेड जो सोर्स है किसी इंडिविजुअल को है तो डायरेक्टली इन्फेक्ट भी हो सकते हैं दूसरे इंडिविजुअल, राइट, जो भी कांटेक्ट में आते हैं। या देखिए ये स्प्रेड बिटवीन पीपल टू पीपल है या अदर एनिमल टू पीपल भी है, राइट। तो आपको पता होगा कि इंडिया में तो फ्रूट बैट्स की वजह से ये अभी हो रही है, राइट, एनिमल टू पीपल अभी चल रही है, पर पीपल टू पीपल भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि देर इज़ नीदर वैक्सीन नॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो अभी निपा वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है, ना ही कोई सी भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। अभी डिजीज़ को कहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया? तो 1998 मलेशिया में। इन मलेशिया एंड सिंगापुर निपा वायरस इन्फेक्टेड पीपल विथ क्लोज कॉन्टैक्ट टू इन्फेक्टेड पिग्स। तो केसेस सबसे पहले किस चीज़ में देखने को मिली थी? तो पिग्स में मिली थी, ठीक है, बैट में नहीं मिली थी वहाँ। तो हम ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बांग्लादेश एंड इंडिया, ये दोनों कंट्रीज में द डिजीज हैज़ बिन लिंक्ड टू कंजप्शन ऑफ रॉ डेट पाम सैप टॉडी ईटिंग ऑफ फ्रूट बैट्स पार्शियली कंज्यूम बाय बैट्स। तो इंडिया में तो पिग्स की वजह से नहीं, पर ये फ्रूट बैट्स की वजह से प्रोमिनेंट है। अभी थोड़ी सी इसराइल और वेस्ट बैंक की न्यूज़ है, तो मैप एक बार देख लेते हैं। ये इसराइल की मैप है, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये मेडिटेरियन सी है। ये गाज़ा वाली एरिया है जहाँ हमास टेररिस्ट ग्रुप रहते हैं, राइट। और ये वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन यहाँ रिसाइड करते हैं। और ये इसराइल की मैप है। ये गल्फ ऑफ अकाबा है जो रेड सी से कनेक्ट होती है। ये सी ऑफ गैलीली है, ये डेड सी है, ये लेक खुला है, और यहाँ पे गोलान हाइट्स है, इधर नगेव डेजर्ट है, ठीक है। और बहुत बार हमने इसराइल के बारे में डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, राइट। तो उम्मीद करूँगा कि अब तो सारी जो इनकी कंट्रीज़ है वो आपको याद ही होगी, राइट। अब लैंडस्लाइड अभी इथोपिया में हुई है, वहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं 229 पीपल्स की डेथ हो गई है। तो हम इथोपिया के बारे में देख लेते हैं। अब इथोपिया कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है, तो वो देखते हैं हम। वो इरिटेरिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, साउथ सूडान और सूडान, ठीक है। तो सूडान, साउथ सूडान, केनिया, सोमालिया, जिबूती और इरिटेरिया, तो इन कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। और आपको पता होगी ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ही पार्ट है, राइट, क्योंकि इसे अटैच है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो देख सकते हैं इथोपिया और केनिया ये पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। और इधर जिबूती भी आप कह सकते हैं क्योंकि कनेक्टेड ही है लगभग। इधर रेड सी आप देख सकते हैं, राइट। ये विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया है, युगांडा, केनिया, तंजानिया से बॉर्डर होती है इसकी बाउंड्री। ये लेक अल्बर्ट है इधर, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होती है बाउंड्री शेयर। अब ये थोड़ी सी डिक्लेरेशन न्यूज़ में थी एक, क्योंकि अभी हमास और आ, फतेह जो है, राइट, ये पैलेस्टीनियन की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें। तो ये दोनों ने अभी कुछ डिक्लेरेशन बीजिंग के साथ करी हुई हैं। हमारे लिए उतनी तो इम्पोर्टेंट में नहीं है, राइट, पर हमें ये डिक्लेरेशन न्यूज़ में है तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी हो सके, अभी यूपीएससी अभी कुछ भी पूछ ले रही है, राइट। अभी आप देख पा रहे हैं बुक पब्लिकेशन तक भी यूपीएससी पूछ ले रही है, तो ये डिक्लेरेशन भी हमें जानना ज़रूरी है, हमें भी डिक्लेरेशन ही पूछ ले। तो ये बीजिंग डिक्लेरेशन जो है, ये डिवीज़न जो है इसराइल और पैलेस्टीनियन के बीच में हो रही है लैंड को लेके, इस डिवीज़न को रोकने के लिए और पैलेस्टीनियन की इस जो नेशनल यूनिटी है उसे स्ट्रेंथ करने के लिए ये डिक्लेरेशन की गई है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि रिसेंटली ये बीजिंग डिक्लेरेशन थी किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये समझ ज़रूरी है। अब एमसीक्यू देख लेते हैं आज की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बारे में है ये क्वेश्चन।
फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज सेट अप ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमिटी. सेकंड, इट डज नॉट एक्सरसाइज सुपरसीडेंट ओवर द फंक्शन ऑफ CBI. ऑप्शन थर्ड, इट वाज सेट अप by an executive resolution of the government of India. ऑप्शन फोर, it consists of chairman and 3 members. तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है, 1 and 2 and 4. ऑप्शन बी 1 3 and 4. ऑप्शन सी है 1 and 3. ऑप्शन डी है 1 and 4. तो करेक्ट इसकी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में मार्क करें, वहाँ पे टाइप करें. तो इसके जो करेक्ट आंसर है हम देख सकते हैं सी 1 and 3. अब 1 and 3 इसकी आंसर है. आपको पता होगा कि CVC और जो CBI है ये दोनों संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे दोनों को फॉर्म किया गया है, सेटअप किया गया है, राइट. और ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही पास हुई थी ये दोनों, CVC और CBI. आपको ये याद रखनी है, ठीक है. इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है CBI, राइट. यही हमने अभी डिस्कस किया सबसे पहली न्यूज़ में. अब ग्रेट रिफ्ट इज़ लोकेटेड एट विच कंट्री. रिफ्ट वैली, ठीक है. टाइपिंग एरर है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए. ग्रेट रिफ्ट वैली इज़ लोकेटेड एट विच कंट्री. ऑप्शन ए नाइजीरिया. ऑप्शन बी कॉन्गो, सॉरी. ऑप्शन सी नाइजर. ऑप्शन डी इथोपिया. तो अभी इथोपिया न्यूज़ में है, राइट, तो हमें ये पता होनी चाहिए कौन से कंट्री से रिलेटेड है. आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर बताएं. तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो इथोपिया. ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है, तो इथोपिया में है. मैप के थ्रू हम समझ लेते हैं. तो आप देख सकते हैं ये ग्रेट रैफ्ट वैली, ठीक है. कुछ कुछ और लेक हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे लेक तना यहाँ पे है, राइट. और लेक अबाया यहाँ पे है, लेक रडोल्फ यहाँ पे है, या लेक एबे यहाँ पे है, राइट. तो ये सारी कुछ लेक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए. एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी भी रिसेंटली बहुत टाइम्स न्यूज़ में है, तो हम इसे देख लेते हैं. ए स्पार्टली आइलैंड, सॉरी यहाँ पे एरर है, थोड़ी स्पेलिंग एरर है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए. बी पार्सल आइलैंड. सी paratis आइलैंड. और डी होनलुलु आइलैंड. तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे मेंशन करें. तो इसकी जो करेक्ट आंसर है ये होनलुलु आइलैंड है. ये साउथ चाइना की पार्ट नहीं है, राइट. अब मैप में देख लेते हैं, तो ये है साउथ चाइना सी. अब इस पार्टली आइलैंड यहाँ पे है, पार्सल आइलैंड्स यहाँ पे है, ये paratis आइलैंड यहाँ पे है, राइट. पर ये जो होनलुलु आइलैंड है ये पैसिफिक में, नॉर्थ पैसिफिक की तरफ ये आइलैंड है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के बारे में भी बात की गई थी न्यूज़ में, तो हम ये देख लेते हैं. विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया इज़ नोन फॉर इट रॉक शेल्टर लोकेटेड एट द फुटहिल्स ऑफ बंध्यान माउंटेन्स. विंध्यान माउंटेन्स के फुटहिल्स पे कौन से शेल्टर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर है, वो आपसे पूछी जा रही है. तो ऑप्शन ए है भीमबेटका रॉक शेल्टर. ऑप्शन बी रेड फोर्ट. ऑप्शन सी चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क. ऑप्शन डी अजंता केव्स. तो ऑप्शन को आप, करेक्ट ऑप्शन को आप मार्क करें कमेंट बॉक्स में. तो इसकी करेक्ट जो आंसर है वो भीमबेटका रॉक शेल्टर. ये आपको पता ही होगा, राइट. ये बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है. और वैसे मैं आपको बता दूं कि भीमबेटका रॉक शेल्टर, रेड फोर्ट और ये पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और अजंता केव, ये चारों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में है, ठीक है. तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए. वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें. चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड.